हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरिका। इस चैनल पे आपको लाइफ साइंस के डिफरेंट टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। हमने नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया है। लेक्चर 1 हो चुका है और ये लेक्चर 2 है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। नर्वस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मासेस ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स, यानी कि न्यूरॉन्स को हम नर्व सेल्स भी कहते हैं। एंड न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स, दे आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। Functional unit of nervous system. Next is neurons connect all regions of the body to the brain and spinal cord. यानी कि बॉडी के जितने भी रीजन्स हैं उन सबको स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से कनेक्ट करने का काम न्यूरॉन्स करते हैं। तो यहाँ पे कुछ न्यूरॉन्स की प्रॉपर्टीज हैं, वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट वन इज they are specialized to react to physical and chemical changes in their surroundings. यानी सराउंडिंग और इन्वायरमेंट में जो भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं उन सबको सेंस करके उस पर रिएक्ट करने का काम न्यूरॉन्स का होता है। नेक्स्ट इज न्यूरॉन्स आर कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलेशन, conducting electrical signals and secreting chemicals that allow them to communicate with other cells. यानी न्यूरॉन्स के पास एक कैपेसिटी होती है कि वो किसी इंफॉर्मेशन को गेन करके उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं एंड फिर कोई पर्टिकुलर केमिकल्स को रिलीज करते हैं ताकि न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट कर सकें। यही कोई पर्टिकुलर केमिकल को हम न्यूरोट्रांसमीटर्स भी बोलते हैं। हम न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अपकमिंग वीडियोस में। नेक्स्ट इज neurons operate by generating electrical signals that move from one part of cell to another part of same cell or neighboring cells. यानी न्यूरॉन्स ये सारे काम करती हैं by generating electrical signals. Next is they are long lived, most live for your entire life. यानी न्यूरॉन्स सबसे ज्यादा जीने वाली सेल्स हैं क्योंकि इनके पास सेल डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है, इसीलिए बाय बर्थ जितनी न्यूरॉन्स आपको मिली है टिल द एंड भी उतनी ही होती है। Next point is they cannot usually regenerate if damaged since most neurons do not retain the ability to divide. इसीलिए अगर किसी तरह का कोई डैमेज न्यूरॉन्स में हो जाता है तो वो रिकवर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके पास सेल डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है। सो न्यूरॉन्स हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू अंडरगो माइटोटिक डिवीजन और सेल डिवीजन। सो नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर एंड पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स को हम समझने के लिए उसको 3 मेजर पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज सेल बॉडी, सेकेंड इज डेंड्राइट्स एंड थर्ड इज एक्सॉन। सो सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो की बात करते हैं। सो जब भी कोई इंफॉर्मेशन न्यूरॉन्स के पास आती है तो उसका डायरेक्शन डेंड्राइट, सेल बॉडी, देन एक्सॉन एंड लास्ट इज एक्सॉन टर्मिनल। यानी पहले सबसे पहले इंफॉर्मेशन को डेंड्राइट कलेक्ट करता है, फिर सेल बॉडी से होते हुए वो एक्सॉन तक जाती है एंड लास्टली एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचती है। तो ये एक डायरेक्शन है कि किस तरह इंफॉर्मेशन जो है न्यूरॉन से पास होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में। फर्स्ट वन इज सेल बॉडी। तो ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं ये सेल बॉडी का है। सेल बॉडी के पास एक न्यूक्लियस होता है एंड इसके पास ये साइटोप्लाज्म होता है जिसमें कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल बॉडी को हम पेरिकार्डियन और सोमा भी कहते हैं। सेल बॉडी के पास न्यूक्लियस होता है, सेल बॉडी के पास साइटोप्लाज्म भी होता है जिसमें कि डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस एंड फ्री राइबोसोम्स। इनके पास एक स्पेशलाइज्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसको हम निसल्स बॉडी बोलते हैं। So this is about cell body. Next is dendrites. तो जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन आती है उसको डेंड्राइट्स कलेक्ट करते हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि डेंड्राइट एक इंफॉर्मेशन रिसीवर है। एंड डेंड्राइट और सेल बॉडी दोनों के पास ही रिसेप्टर साइट्स होते हैं जिनकी मदद से वो इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हैं। सो
dendrites as well as cell body both have receptor sites. अगर आप डेंड्राइट्स की शेप की बात करते हैं तो इसका शेप में डेंड्राइट्स शॉर्ट होती हैं, टेपरिंग होती हैं एंड हाईली ब्रांच्ड होती हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये डेंड्राइट्स है और ये देखिए कितनी शॉर्ट है एंड ये टेपरिंग होती है, यानी एक एंड से ये नैरो होने लग जाती है, पतली हो जाती है, तो ये इस तरह का टेपरिंग स्ट्रक्चर बनाती है। और आप देख सकते हैं कि डेंड्राइट्स यहाँ पे कितनी ब्रांच्ड है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि डेंड्राइट्स बहुत ज्यादा ब्रांच्ड होती है। नेक्स्ट इज इनके पास साइटोप्लाज्म होता है, डेंड्राइट्स के पास भी साइटोप्लाज्म होता है एंड इनके साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया एंड मिसल्स बॉडी होती है। डेंड्राइट्स के बारे में एक पॉइंट नोट करने वाली है कि डेंड्राइट्स जितनी ज्यादा ब्रांच होंगी उतना ज्यादा वो एक सेल के सरफेस एरिया को बढ़ाएंगी। सो ब्रांचिंग डेंड्राइट्स increase a cell's surface area. नेक्स्ट इज एक्सॉन। ये जो लोअर पोर्शन आप देख पा रहे हैं ये पूरा एक्सॉन का है। सो एक्सॉन को समझने के लिए हमने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज एक्सॉन हेलिक्स, सेकेंड इज इनिशियल सेगमेंट, थर्ड वन इज ट्रिगर जोन, नेक्स्ट इज एक्सोप्लाज्म, एक्सोलीमा, एक्सॉन कोलेटरल एंड लास्ट वन इज एक्सॉन टर्मिनल। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कोन लाइक स्ट्रक्चर है जो सेल बॉडी से शुरू होकर एक्सॉन के पास जा रहा है, ये एक्सॉन हेलिक्स होता है, राइट। देन एक्सॉन का वो पार्ट जो एक्सॉन हेलिक्स के एकदम पास में है, जैसे कि आप कह सकते हैं यहाँ कहीं, वो पार्ट आपका इनिशियल सेगमेंट होता है। देन वो एरिया जहाँ पर एक्सॉन हेलिक्स और इनिशियल सेगमेंट का जंक्शन होता है, जहाँ पे वो मीट करते हैं, वो पॉइंट होता है ट्रिगर जोन। और ट्रिगर जोन ही वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपका नर्व इम्पल्स अराइज होती है। देन एक्सॉन के पास उसका साइटोप्लाज्म भी होता है, तो एक्सॉन के साइटोप्लाज्म को हम एक्सोप्लाज्म बोलते हैं, साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन। अब साइटोप्लाज्म है तो इसका एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगा। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एक्सोप्लाज्म को कवर करता है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सोलीमा बोलते हैं। तो एक्सोलीमा इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन। देन आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सॉन में से जो साइड ब्रांचेस निकली हुई हैं, दिस साइड ब्रांचेस इज नोन एज एक्सॉन कोलेटरल। एंड जहां पर एक्सॉन खत्म होता है और डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड होता है उस पॉइंट को हम एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। एंड दिस पॉइंट इज शोइंग दैट कि एक्सॉन बहुत बड़ा है, हम एक्सॉन की लेंथ को यहाँ पे कवर अप नहीं कर सकते, इसलिए इस तरीके से इसको उसकी लेंथ को बताने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट कुछ पॉइंट जो आपको याद रखने चाहिए कि एक्सॉन के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं एंड न्यूरोफिब्रिल्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसिस के लिए होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आपके मूवमेंट के लिए होता है एंड न्यूरोफिब्रिल्स शेप को सपोर्ट करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज कि इनके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, एक्सॉन के पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, दैट इज व्हाई यहाँ पे कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं देखा जाता है, नो प्रोटीन सिंथेसिस अकर। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सॉन। यहाँ पे एक्सॉन के वही पॉइंट लिखे हुए हैं जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ।
फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करके एक्सॉन के बारे में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज माइलिन शीथ एंड नोड ऑफ रेनवर। सो ये आपका सेल बॉडी का पार्ट है न्यूरॉन्स का, एंड दिस इज एक्सॉन। तो अगर आप एक्सॉन को यहाँ पर कट करके देखते हैं तो एक्सॉन कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर एक्सॉन में कुछ प्रोटीन और लिपिड की लेयर्स होती हैं। ये प्रोटीन और लिपिड की मल्टीपल लेयर्स को हम माइलिन शीट बोलते हैं। और माइलिन शीट कंटिन्यू मैनर में नहीं होती है, डिसकंटिन्यू होती हैं, यानी कि इंटरवल्स में होती हैं। तो ये बीच बीच में गैप्स क्रिएट कर देती हैं। तो ये गैप जहाँ पे माइलिन शीट नहीं है, उस गैप को हम नोड ऑफ रेनवार बोलते हैं। एंड नोड ऑफ रेनवार क्या करता है, नर्व इम्पल्स की स्पीड को इंक्रीज करता है, स्पीड को इंक्रीज कर देता है। ये कैसे करता है वो हम अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।